So what happened is electrochemistry chapter we are going to start today. I think everybody present in the class is aware of this fact कि electrochemistry का एक lecture conductance वाला हम कर चुके हैं. Yes or no? Yes. हाँ, तो that lecture is uploaded. You can get the idea from that lecture. और वो lecture का आज वाले topic से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, वो एक ही लेक्चर है, एक ही लेक्चर में हम वो पढ़ा देते हैं. दैट इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस का टॉपिक. मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 3 हेड में मान के चलती हूँ. पहला टॉपिक कंडक्टेंस, दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और थर्ड टॉपिक एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द फेराडेज लॉ यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस वाला. तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही है. थोड़ा सा इसको सही लिख देते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हमने नहीं किया है ऋत्विका. अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया भी है तो भी मैं दोबारा से कराऊंगी, बस कंडक्टेंस वाला टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी फर्स्ट वाला, क्योंकि वो फिर कनेक्शन नहीं बनेगा आपका. मैम अप टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन इट्स ऑब्जर्वेशन कंप्लीटेड. आई हैव नोट्स. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका कंडक्टेंस टॉपिक हुआ है ना? यस और नो? यस मैम. तो मैं आपको आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि पढ़ा भी दिया होगा तो गैप आ गया है. इसके क्वेश्चन आज करने हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट कि मुझे आज इसको करवाना पड़ेगा. ठीक है जी. दीक्षा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे कंप्लीट हो सकता है बेटे? एक क्लास हुई है या आपकी 2 क्लासेस हुई हैं? दोबारा से चलिए जी. द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बिकॉज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसकी कंस्ट्रक्शन थियरी थोड़ी सी है, बाकी सारा इसका न्यूमेरिकल पोर्शन आता है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वी पीपल विल डू. तो रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, बिकॉज इस चैप्टर में 2 इंटर कन्वर्जन है. इट इज अ डिवाइस दैट यूज टू कन्वर्ट what to what, that used to convert the chemical energy into electrical energy. शाबाश बच्चों, वेरी गुड. केमिकल. मैं चाहती हूँ इन छुट्टियों में तुम इतने होशियार हो जाओ कि स्कूल जाओ तो टीचर तुमसे पूछे तुम सबसे पहले आंसर करो. हम लोग ऐसे ही करते थे व्हेन वी वर द स्टूडेंट्स ना. हम पहले पढ़ लेते थे, फिर जब टीचर पूछता था फटाफट आंसर करते थे. तो कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड आई होप सो आप लोग भी ऐसे ही करते हो. इलेक्ट्रिक एनर्जी तो मतलब ये हुआ कि पहले केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिसिस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. जो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस है ना, उसमें होते हैं 1 बीकर, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें होते हैं 2 बीकर. ठीक है, तो इट इज ऑफ द 2 बीकर्स. जो 2 बीकर है ना, उसे आज तो मैंने बीकर बोल दिया, फ्यूचर में जब भी मैं इसको बोलूंगी लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलूंगी OHC. OHC का मतलब क्या होता है बेटे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ऑक्सीडेशन हाफ सेल. ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल. हाफ को थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, क्योंकि जो बच्चे नोट्स पढ़ेंगे उनको समझ में आना चाहिए. सभी बच्चे ही पढ़ेंगे वैसे तो. ठीक है, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल. और जो राइट हैंड साइड में है आपके पास रिडक्शन हाफ सेल. वो होगा RHC, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल. दिस इज अ रिडक्शन हाफ सेल. तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड द रिडक्शन हाफ सेल, ये बेसिकली क्या है?
इसमें जिंक की इलेक्ट्रोड डिप करी हुई है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक 2+ इज देयर, सल्फेट 2 नेगेटिव, वो सबको पता है। और इसमें क्या किया होता है, इसमें मतलब एक जो भी रोड है ना, इसको ऐसे लिखा होता है थ्योरी में कि इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस, अपने ही आयन के सॉल्यूशन में। अब जैसे कॉपर रोड को डिप किया होता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ठीक है। Yes, ma'am. तो कॉपर रोड इज डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड द जिंक रोड इज डिप्ड इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। इनको कनेक्ट किया हुआ है थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो कनेक्ट करने के लिए आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके छोटी बड़ी लाइन लगाई होंगी और बीच में एक टैपिंग की रखी होगी और ऐसे इसको कनेक्ट किया होगा। और ये तो हमने जो कनेक्ट किया वो कनेक्ट किया इलेक्ट्रोड्स को। हम सॉल्यूशंस को भी कनेक्ट करते हैं in order to connect the solution in the tube because we are having the U-shaped tube। और जो U shaped tube है ना, उसके जो लैम्ब है, लैम्ब मतलब एंड पॉइंट्स, उस पर या तो पोरस प्लग लगा होता है या कॉटन लगा होता है। तो these are called as a porous plugs, porous plugs or the cotton। ये क्यों लगा होता है? which allow the flow of the ions through it, which allow the फ्लो ऑफ द आयंस, जिसके बीच में से क्या बाहर आ सकते हैं, आयंस बाहर आ सकते हैं। बाकी ऋत्विका ने लिखा भी है अभी कि इसमें KCl का सॉल्यूशन जेली फॉर्म में लगा होता है, जेल की फॉर्म में, और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं अगर अगर सॉल्यूशन, ठीक है। और ये इसकी फुल कंस्ट्रक्शन है। बाकी मैं हर बार ये बात बताती हूँ, पिछली बार अगर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत इसमें पढ़ा है तो भी बताई होगी, आज भी बता रही हूँ। छोटे वाली लाइन नेगेटिव होती है, सबको पता है। तो ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम एनोड बोलते हैं और एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। जो आपकी राइट हैंड साइड है उसे कैथोड बोलते हैं और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पर बहुत सारे बच्चों का मेरे से ये क्वेश्चन होता है कि मैडम एनोड नेगेटिव होता है कैथोड पॉजिटिव होता है। तो मेरा आंसर ये होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। एनोड लेफ्ट पे होता है, उस पे ऑक्सीडेशन ही होती है, और कैथोड राइट पे होता है और उसके रिडक्शन ही होती है। ये बिल्कुल फिक्स है। जितना भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा सब पे ये बात एग्री करेगी। पर अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस की बात करो बेटे, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हो गया सेम बिकर, 2 इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन दिस एंड दैट। उस वाले में एनोड और कैथोड के चार्जेस अलग होते हैं। उसमें एनोड पे प्लस चार्ज होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। पर एक चीज जो हमेशा फिक्स है और तुम्हें याद रखनी है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज ऑफ द एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन विल अकर एट द एनोड एंड ऑलवेज द रिडक्शन विल अकर एट द कैथोड। मतलब चाहे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लो, चाहे आप बात कर लो इसमें उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, उसमें एनोड और कैथोड पे साइन रिवर्स हो सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर एनोड नेगेटिव है तो जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें एनोड पॉजिटिव होगा, तो देयर मे बी द चेंजेस इन द साइन। बट द थिंग इज, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपका ऑक्सीडेशन है वो एनोड पे होता है और रिडक्शन होता है कैथोड पे। ये चीज दोनों में कॉमन रहेगी। यानी कि इस बात से हम इस कंक्लूजन तक जा सकते हैं कि एनोड एंड कैथोड पे चार्जेस कुछ ऐसे फिक्स नहीं होते। जिस टाइप की इलेक्ट्रोड के साथ जिसको जिस पोल के साथ जोड़ दो उसमें वो चार्ज आ जाता है। अब इसको छोटे वाली लाइन के साथ तुमने जोड़ दिया तो वो नेगेटिव आ गया। मतलब जो बैटरी होती है आपकी सोर्स ऑफ ईएमएफ है, उसमें जिससे कनेक्ट कर दोगे उस हिसाब से उस पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्रैम नहीं करना। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में याद नहीं रखना तो फिर ये बिल्कुल गलत है, उसमें तो याद रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन में तो अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कंस्ट्रक्शन का तो कुछ ऐसा कुछ पूछता भी नहीं है। ठीक है, अब बात आती है इसकी वर्किंग की, मतलब ये सेल काम कैसे करता है। ये सेल काम कैसे करता है उसको दिखाने के लिए, जो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देती हूँ। अब इन चीजों का क्या मतलब है, यू विल गेट टू नो आफ्टर सम टाइम। ठीक है, अब क्या होता है ना,
जो आपकी जिंक की रोड है, आप देखो पहले जिंक सल्फेट सोल्यूशन था, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? कि उसमें कैटायन और एनायन सेम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इफ द कैटायन एंड द एनायन आर प्रेजेंट इन द सेम अमाउंट, दैट इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज अ न्यूट्रल। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि आपके पास सोल्यूशन पे तो कोई चार्ज होगा नहीं। बट जब आपकी जिंक रोड पे ऑक्सीडेशन होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जिंक जिंक 2+ बन के सोल्यूशन में आ जाता है। मतलब सोल्यूशन में जिंक 2+ आयन आने शुरू हो जाएंगे। अब जिंक 2+ आयन कहाँ से आए हैं? जिंक 2+ आयन आए हैं एनोड से, यानी कि जिंक रोड से। तो जिंक की रोड अगर हिंदी में बोले तो वो एक तरह से बोलते हैं ना कि भुरनी शुरू हो जाएगी, या ये समझ नहीं आता तो लॉस इन वेट हो जाएगा। ठीक है ना, लॉस इन वेट हो जाएगा इसका, डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। और ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो वर्किंग है एट द एनोड, एनोड रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है। ठीक है, उसमें जो जिंक रोड थी, रोड है तो सॉलिड फॉर्म होगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाती है। किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। प्लस साथ में तुम्हारे पास क्या आ जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आती है। देखो किसी भी इक्वेशन को लिखते हुए ना उसकी फिजिकल स्टेट जरूर मेंशन किया करो। जब तुम फिजिकल स्टेट मेंशन करते हो तब ज्ञान होता है कि कौन किस में गया। अब ये पहले रोड था, अब ये सोल्यूशन में चला गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए भाई? 2 इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव पोल रिपेल करेगा, तो रिपेल करके ये पहुंच जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जब भी रिएक्शन करना है, टैपिंग की क्लोज करनी है। ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गए। अब इसमें पहले कॉपर 2+ और सल्फेट 2 नेगेटिव बराबर अमाउंट में थे। अब क्या होगा कि जो कॉपर 2+ सोल्यूशन के रोड के पास है, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएंगे जो कि वायर से आए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर में कन्वर्ट होके इस पे प्लेटिंग चढ़नी शुरू हो जाएगी। ये जो येलो कलर का मैंने इस पे रिप्रेजेंट किया, तो इसका मतलब है गेन इन द वेट। गेन इन द वेट, इसमें कैथोड पे क्या हो जाता है? गेन इन द वेट हो जाता है। मतलब इसको जैसे जैसे आप देखोगे इस सोल्यूशन को, देखने में ऐसे लगता है कि यहाँ पे प्लेटिंग चढ़नी शुरू हो जाती है और ये एक तरह से डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती है। अब इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एट द एनोड क्या हो? एनोड को इस कंप्लीट सेल रिएक्शन का रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। और जो आपका कॉपर सल्फेट है, ये वैसे हाफ सेल नहीं है, ये वाला हाफ सेल नहीं है, दिस इज नॉट अ हाफ सेल। ये तो मैं एक जर्नल में बता रही हूँ, हाफ सेल निचला होगा, नॉट अ हाफ सेल। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ना एक्वस फॉर्म में, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है कॉपर 2+ जो कि एक्वस फॉर्म में है, प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव जो कि एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटे ऋत्विका, ओके। तो अभी क्या होगा? ये हाफ सेल है कि जो कॉपर 2+ था एक्वस फॉर्म में, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने शुरू कर देगा जो वायर से आए हैं। ठीक है, और मैम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैथोड नहीं था, क्या मतलब? हम एनोड की जगह कैथोड है। ओहो, आपने एनोड लिखा है। अरे भाई ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बिल्कुल कैथोड ही था। जब रिडक्शन हाफ सेल लिखा है तो कैथोड ही होगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही। ये होता है ना जैसे किताबों में कई बार प्रिंटिंग का हो जाता है, तो हमारी किताब में भी प्रिंटिंग हो, ऑब्वियसली ऊपर एनोड है तो नीचे कैथोड ही आएगा ना। तो कॉपर 2+, थैंक यू बच्चा। कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन खा के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म। अब सॉलिड फॉर्म मतलब ये रोड के ऊपर लग गया, तो ये वाला बच्चे हाफ सेल है, ये हाफ सेल है और ये हाफ सेल है। और हमेशा याद रखो जब भी किसी में हाफ सेल इक्वेशन लिखते हैं ना, तो उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मतलब हाफ सेल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन आते ही आते हैं। जब इसकी आप कंप्लीट सेल इक्वेशन लिखोगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो जिंक इन द सॉलिड स्टेट हो जाएगा और कॉपर 2+ इन द एक्वस फॉर्म हो जाएगा। दैट इज गिविंग अस द जिंक 2+ इन द एक्वस फॉर्म प्लस कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म। ये मैंने ना लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया। ये 2 इक्वेशन थी और ये 1 इक्वेशन थी। यहाँ पे जो मैंने किया है ना बेटे, वो किया है मैंने एडिंग 1 एंड 2। और जब एडिंग 1 एंड 2 किया है तो जो आपके पास आया दैट इज कॉल्ड एज अ सेल इक्वेशन। दैट इज कॉल्ड एज अ सेल इक्वेशन। इसको सेल इक्वेशन बोलते हैं, कंप्लीट सेल इक्वेशन। ठीक है, तो जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव जिंक 2+ एंड कॉपर। और कभी भी सेल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। पूछो क्या पूछ रहे थे? पूछते हैं बेटे इस स्लाइड में से कुछ?
नो मैम। कैथोड रिएक्शन दोबारा एक्सप्लेन कर दो किसको बेटे? मैम। कैथोड। अच्छा, कैथोड वाले में पता क्या हुआ था, जैसे कॉपर सल्फेट था तो इसमें कॉपर 2+ और सल्फेट 2- बराबर अमाउंट में थे। ऑब्वियसली बेटे जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसमें कैटायन और एनायन बराबर बराबर होते हैं। तो कॉपर 2+ ने क्या किया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना दूसरी साइड से, उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो गया, और कॉपर जो है वो येलो कलर की जो मैंने लेयर बनाई है वो अपनी इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया, और गेन इन द वेट और एट कैथोड हो गया। कैथोड रोड का यानी कि कॉपर रोड का वेट गेन होना शुरू हो गया। रिएक्शन में इसको ऐसे लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ था, कॉपर 2+ ने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए जो राइट हैंड साइड से आ रहे थे और कॉपर में कन्वर्ट हो गया। बाकी अगर हाफ सेल इक्वेशंस लिखनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ आ जाएगा लेफ्ट लेफ्ट को ऐड करके, और जिंक 2+ और कॉपर सॉलिड आ जाएगा इधर से, तो ये सेल इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटे? यस यस मैम। तो ये तो था आपका हाफ सेल। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना बड़ा बीकर या इतनी सारी चीजें तो हम नहीं बनाएंगे, है ना, इतने तो हम स्मार्ट हैं कि इतना बड़ा कुछ बीकर एवरी टाइम सॉल्यूशन एंड दिस डायग्राम, तो हम क्या करेंगे ना, हम स्मार्टली इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो भी कहानी तुम लोगों ने की है उसको एक लाइन में समराइज करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म होती है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो ना भूल जाते हैं कि क्या क्या है। ये सेल इक्वेशन है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बहुत सीधी सी बात है, जब जिसमें आयन वगैरह है सब कुछ, ये तो इक्वेशन ही होगी ना, तो दिस इज कॉल्ड एज अ सेल इक्वेशन। और ये वाली जो है ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट लगे होते हैं, ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन के लिए ना तुम एक वर्ड याद रखो, ये मेरा बनाया हुआ है मतलब इसको बुक्स में नहीं है ये, तुम एलोन वर्ड याद रख लो। एलोन रहना भाई बहुत बुरा है बट वर्ड याद रखना बस। अब एलोन में ए का मतलब ले लो एनोड, एल का मतलब ले लो लेफ्ट, ओ का मतलब ले लो ऑक्सीडेशन, एन का मतलब ले लो नेगेटिव, और ई का मतलब ले लो इलेक्ट्रॉन। तो इससे तुम्हें जिंदगी में कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं भूलेगा। एनोड लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, उस पे ऑक्सीडेशन होती है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब अगर तुमने एनो एलोन याद रख लिया तो इसका ऑपोजिट तो तुम 1 मिनट में लिख लोगे। एक एनोड के का ऑपोजिट क्या होता है, कैथोड। लेफ्ट के ऑपोजिट क्या होता है, राइट। राइट। ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट क्या होता है, रिडक्शन। नेगेटिव के ऑपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड तो भैया इलेक्ट्रोड ही रहेगा। ये क्रीप कुछ ऐसा बनता नहीं है, इसलिए इसी को याद रख लो, इसका ऑपोजिट मार लेना। बाकी अगर कोई और ज्यादा ज्ञानी है जिसको इसका भी कुछ बनाना है तो बना लेना, नहीं तो ये तो मैंने खुद बनाया है तो इसको नोट कर सकते हो। अब सी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, आर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। नहीं पहले राइट है ना, लेफ्ट का राइट बनाएंगे, फिर उसके बाद हो गया रिडक्शन। पी का मतलब हो गया इसमें पॉजिटिव, और ई का मतलब क्या हो गया बच्चे, इलेक्ट्रोड। बस अगर तुम्हें ये आता है ना तो बाकी कहानी तो तुम आराम से कर सकते हो। अब यहाँ पे लिख दो एनोड, और इसके ऊपर लिख दो नेगेटिव, और यहाँ पे लिख दो ऑक्सीडेशन। अब इसके अपोजिट लिख दो कैथोड, कैथोड के ऊपर लिख दो पॉजिटिव, और यहाँ पे लिख दो रिडक्शन। ठीक है, इस तरीके से लिख दो। तो अब सबसे पहले क्या था, जिंक रोड था, रोड है तो सॉलिड फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रोड के सिंबल के लिए 1 लाइन डालते हैं। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोड सिंबल, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। अगर आप चाहो, चाहो का मतलब ऐसे है ना कि अगर तो एग्जामिनर कहता है तो भाई एग्जामिनर भगवान है, जो कहता है मान लो। अगर एग्जामिनर तुम्हें देता है कि इसकी 0.01 मोलर कंसंट्रेशन है, अब मैंने लेट लिख दिया यहाँ पे, पता लगे तुम पेपर में यहाँ पर लेट ही ना लिख देना वहां पे। ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिखनी है अगर दी हो, अगर कंसंट्रेशन ना दी हो तो मत लिखना। ठीक है, बाकी डबल लाइंस जो हैं ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज फॉर द सॉल्ट ब्रिज एंड दिस पर्टिकुलर इज फॉर द इलेक्ट्रोड। अब उसके बाद क्या होगा, कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में था, इसके भी कुछ कंसंट्रेशन दी होगी, जैसे ऐसा दिया हुआ है कुछ। ठीक है, और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म। तो ये कंप्लीट सेल जो तुमने इतनी सारी कहानियां लिखी हैं, सेल इक्वेशन लिखी है, दिस एंड दैट, वो सारा तुम्हारा इसमें कंप्लीट हो गया।
तो दिस इज कॉल्ड एज अ सेल रिप्रेजेंटेशन। तो इज दैट क्लियर बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें एक दो पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये मैं लिखाऊंगी नहीं, अपने आप ही ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि सॉल्ट ब्रिज के दोनों तरफ आयंस होते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि जब फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो या फिजिकल स्टेट चेंज हो, तो हम उसके लिए बीच में एक लाइन लगाते हैं जिसे तुम इलेक्ट्रोड का सिंबल बोलते हो, ठीक है। जैसे जिंक सॉलिड था और जिंक 2 प्लस एक्वस था, तो बीच में क्या लगा दिया, एक लाइन लगा दी ना, जो कि सिंबल है एक इलेक्ट्रोड। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? मैम ये वाली रिप्रेजेंटेशन दोबारा बता दो, ठीक है जी, ये वाली रिप्रेजेंटेशन दोबारा बता देते हैं। ये एलोन और क्रीप तो नहीं लिखना, ये तो मतलब ट्रिक था, ठीक है। इस ट्रिक से हमें क्या पता लगता है कि एनोड एक साइड पे लिख दो और कैथोड उसका ऑपोजिट दो। एनोड लेफ्ट साइड पे लिखना है, कैथोड राइट साइड पे लिखना है। एनोड पे ऑक्सीडेशन लिख दो और कैथोड पे रिडक्शन लिख दो। बाकी जो तुमने यहाँ पे किया है ना बेटे, वही लिखना है। अब जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 प्लस में, और ये एनोड पे हो रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड, तो वही लिखा है मैंने, जिंक सॉलिड जिंक 2 प्लस में। अब ये बीच में इलेक्ट्रोड का सिंगल लाइन लगाई है। तो ये कंसंट्रेशन अगर आपको एग्जामिनर देगा तो लिख देना ब्रैकेट लगा के, नहीं देगा तो नहीं लिखना। कंसंट्रेशन कभी भी सॉलिड की नहीं होती, कंसंट्रेशन हमेशा लिक्विड की होती है। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज है, इसका मतलब अब कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, पिछले वाली उसमें कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और फिजिकल स्टेट इसकी साथ में लिख देनी है। कॉपर 2 प्लस एक्वस फॉर्म में, कंसंट्रेशन जो इसकी दी हुई है वो लिख दो, ठीक है, नहीं दी तो छोड़ देना, और कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म। दिस इज व्हाट, ओके मैम गॉट इट, ओके जी। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि देखो कहानियां तो हमने कर ली, हमने क्या क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल कर लिया, रिडक्शन हाफ सेल कर लिया, ये है रिडक्शन हाफ सेल, सेल इक्वेशन कर ली। सेल इक्वेशन और सेल रिप्रेजेंटेशन में ना कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं करेगा। कई बार मैं बच्चों से सेल इक्वेशन पूछती हूँ तो वो रिप्रेजेंटेशन बोलते रहते हैं, रिप्रेजेंटेशन पूछे तो सेल, तो गड़बड़ नहीं करना है बेटा। तो फिर सेल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया साल्ट ब्रिज को क्यों फंसाया है हमने बीच में भाई, काहे सॉल्ट ब्रिज करके हमने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया सिस्टम। वाई या वाई छोड़ो, सीधा लिखो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के क्या फायदे हैं, क्यों हमने इसको यूज किया, या कोई फायदा नहीं है बस डेकोरेशन ही है? ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे फायदे हैं सॉल्ट ब्रिज के। एक्ट एज अ कैटलिस्ट, नो ऋत्विका कैटलिस्ट नहीं होता है। सबसे पहले तो देखो, जब भी करंट फ्लो करना है ना, तो हमेशा याद रखो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, कुछ चीज कनेक्टेड होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो तो ठीक है दीक्षा, सही आंसर है। आप देखो, जो तो आपकी इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट किया हुआ है, एक वायर से कनेक्ट किया हुआ, मतलब बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ वायर्स, ठीक है। और सॉल्यूशन को तो कनेक्ट किसी तरीके से किया ही नहीं हुआ, तो सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है प्रतिभा, हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया कि द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड, two electrodes are connected with the wires, but the solution in the two beakers, is connected with the help of सॉल्ट ब्रिज। मतलब दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज है, हेंस इट कंप्लीट द सर्किट, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये सर्किट कंप्लीट करता है, हेंस इट कंप्लीट द सर्किट। दो सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज काम में आता है, और दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं हम वायर्स की हेल्प से। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि सॉल्ट ब्रिज दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट करके सर्किट को कंप्लीट करता है। सेकेंड थिंग,
सेकंड पॉइंट को समझने के लिए ना थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्शन को देखो। अब होता क्या है ना बेटा कि अगर मैं जिंक रोड को जिंक 2+ में कन्वर्ट करती जाऊं, मैं क्यों, अपने आप ही सेल कर लेगा। तो जब हम जिंक की इलेक्ट्रोड को कन्वर्ट करते रहते हैं जिंक 2+ में, या विद द पासेज ऑफ टाइम वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जिंक 2+ सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो जब जिंक 2+ आपका सॉल्यूशन में आता जाएगा, तो पहले तो जिंक और सल्फेट बराबर थे, दोनों बोथ आर इन द सेम क्वांटिटी, जिंक 2+ एंड द सल्फेट 2 नेगेटिव। अब मोर एंड मोर जिंक 2+ सॉल्यूशन में आएगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे हो जाएगा एक्सेस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो एक्सेस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरी साइड पे भी पहले कॉपर और सल्फेट बराबर थे, पर धीरे धीरे कॉपर तो ऊपर जाना शुरू हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब है अगर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो गया, जिसके घर में खुद इलेक्ट्रॉन की जरूरत है वो दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। एक्सेस ऑफ पॉजिटिव का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसको खुद डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी साइड नहीं जाने देगा। इसका अपोजिट कर लो, जहां पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ गया वहां पे क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे, तो वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा। तो यानी कि देखने में ऐसा लगता है कि सेल विल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम, देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन टू द लेफ्ट साइड एंड द नेगेटिव चार्ज ओवर टू द राइट साइड। तो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज राइट साइड पे आ जाएगा। तो जब ऐसे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो सेल के 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर ही नहीं होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो जिंक ही खा जाएगा, और कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो देखने वाले को तो ऐसे लगता है कि इस सेल में ईएमएफ जनरेट थोड़े टाइम तक होगी, उसके बाद इम्बैलेंस ऑफ चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, उसके लिए सॉल्ट ब्रिज रोल प्ले करता है। इसमें K+ और Cl नेगेटिव आयन है, तो जब उसे लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सेस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उस टाइम पे ये नेगेटिव आयन इस साइड पे सप्लाई कर देता है, और जब उसे लगता है कि इस साइड पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उस साइड पे वो K+ आयन उधर को भेज देता है। क्योंकि सॉल्ट ब्रिज तो कनेक्ट करा ना, इसको तुम एक फिल्टर पेपर की तरह ले लो जिसमें से आयन्स ट्रेवल करके दूसरी साइड की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए K+ आ जाएगा और यहाँ पे Cl नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब है सॉल्ट ब्रिज में जो KCl जेली फॉर्म में प्रेजेंट था वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सेल को काम करते रखता है काफी देर तक। ठीक है, ये बात अलग है, हर सेल की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है ईएमएफ की, बट फिर भी ये काफी हेल्प करता है। तो इसे बोलेंगे कि salt bridge maintain the electrical neutrality, maintain the electrical neutrality by transferring the oppositely charged ions to the both half cells, and keeps the cell working for long, सेल को काफी देर तक काम करवाता है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के। अब क्वेश्चन फिर ये भी दिमाग में उठता है कि भाई सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन तो हम समझ में आ गए, बट हमने KCl ही क्यों लिखा है, या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जो हम अगर अगर सोल्यूशन में लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द KCl इज यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज, कि सॉल्ट ब्रिज में KCl का यूज ही क्यों होता है। ठीक है, आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालना है तो उसकी कोई ना कोई कंडीशन तो होनी चाहिए, उसका कुछ ना कुछ पॉइंट तो होना चाहिए। अब जो KCl इलेक्ट्रोलाइट है ना, पहली बात तो ये टूट जाता है K+ एक्वस में और Cl नेगेटिव एक्वस में। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है टूटेगा नहीं तो क्यों जाएगा, सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही लेना था। उसमें भी फिर कितने सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमने वो KCl क्यों लिया, HCl क्यों नहीं लिया।
उसका कारण ये है कि अगर आप K+ को देखो, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, Cl का एटॉमिक नंबर 18 होता है, तो 18 1 19 17 होता है ना, 17 + 1 18 हो जाएगा इसका भी। तो कहने का मतलब है कि बोथ आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इनकी आयनिक मोबिलिटी है। म्यू नॉट जो सिंबल होता है ना, वो सिंबल होता है आयनिक मोबिलिटी का। जो आयनिक मोबिलिटी है K+ की, वो सेम होती है आयनिक मोबिलिटी ऑफ Cl- के। आप खुद सोचो ना, अगर मैं इसमें HCl ले लेती, अब HCl में क्या है, H+ आयन को बोलते हैं कि एक्सेप्शनली या एबनॉर्मली उसकी हाई स्पीड होती है। पानी के जितने भी आयन है वो एक्सचेंज मार के फुदक के बहुत तेज तेज आगे चला जाता है। तो अगर HCl में H+ भाग के चला जाता राइट हैंड साइड की तरफ, और उतनी देर में Cl- नहीं पहुंचता, तब भी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं ना रहती, तब भी इम्बैलेंस क्रिएट रहता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा आयन है जिसमें न्यूक्लियस का चार्ज या साइज कुछ ऐसे कंपैरेटिव हैं कि दोनों आयन सेम स्पीड से भागते हैं। जितने टाइम पे पॉजिटिव एक साइड पे शिफ्ट करेगा, उतने साइड पे नेगेटिव दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देगा। समझ में आया बेटे कि वाई KCl इज यूज्ड ऑलवेज। ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी ऑफ बोथ द आयंस, आयनिक मोबिलिटी ऑफ बोथ द आयंस इज सेम। ठीक है, दोनों की आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, सेम होती है, इसलिए हम KCl को यूज करते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो भाई उतने में तो चार्ज इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, वो ये कहेगा कि मेरा मन नहीं है, मैं तो टूटना नहीं चाहता। तो फिर इसके मन पे चलेंगे तो गड़बड़ होगा या नहीं होगा। Yes, ma'am. ठीक है ना, तो ये तो हो गई सॉल्ट ब्रिज इसकी विस्की कहानी। अब आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा जो कि तुमने पूछा नहीं है, बट फिर भी हम पूछ भी देते हैं, आंसर भी दे देते हैं। ये तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड दिस होगी। अब आपके माइंड, ये मैं देख रही हूँ कि कई बच्चे ना अब ज्वाइन कर रहे हैं, जब आधी क्लास निकल जाती है तो बेटे आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लीव दिस एंड दैट, जब तक कोई जेन्युइन बहुत आपका इंटरनेट इशू नहीं है तब तक आया करो। अच्छा नहीं लगता तुम्हें क्लास में आके पढ़ना? अच्छा, किस किस को अच्छा लगता है जरा बताओ तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सीधी बात है भाई, 4 पार्टिसिपेंट्स को हमारे अच्छा लगता है, बाकी तो फिर मम्मी की डांट से बैठे हो। निष्का को भी अच्छा लगता है, उज्जवल को भी अच्छा लगता है, कन्निका को, पायल को, वंशिका को। ठीक है, 6 पार्टिसिपेंट्स को तो अच्छा लगता है, बाकी तो मुझे लगता है फिर मम्मी पापा की डांट होती होगी कि चल बेटा बेटी क्लास में। 9 बच्चों को अच्छा, मैम अच्छा लगता है। मैम बहुत अच्छा लगता है। बेटा भी तो है ना, क्योंकि पता क्या बात है, मैं चलो बीच में इंटरप्ट करके एक बात बोल देती हूँ, पर ज्ञान देना भी जरूरी है भाई, नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। होता क्या है कि अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, अब मैं ये बात नहीं करना चाहती, इंटरेस्ट क्रिएट होने के कई तरीके होते हैं। आपको पढ़ाया हुआ टीचर का समझ आ रहा है तभी इंटरेस्ट आता है। ठीक है, आप, हाँ, गुरु बिन ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल सही कह रही है लड़की। ऋत्विका हमारी बहुत स्मार्ट है भाई। अब देखो होता क्या है ना कि अगर आप लोग कॉन्टिन्यूटी नहीं बनाओगे, इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना, फिर तुम्हें क्लास लगाने से या कोई सब्जेक्ट सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आप बोलो कि आपको फोर्सली कोई सिखा लेगा, मैंने ना ये बात बोल दी, ऐसे ही बोल दी, बट मैं सच बताऊं ना तुम्हें कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें बोले ना, डंडा लेके भी खड़े हो जाएं कि हाँ भाई तुम्हें क्लास लगानी है, तो तुम कभी नहीं लगाओगे। 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता 2 हफ्ते उनके कहने पे लगा दोगे। उसके बाद जब तक तुम्हारा अपना मन नहीं है तो नहीं लगाओगे। इसलिए द मेन थिंग इज व्हेन द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तो अपने आप आपके पास क्लास खुद लगाने आओगे। और जब आप क्लास लगा रहे हो, क्लास को अटेंड कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, सवाल सॉल्व कर रहे हो, जैसे मुझे मतलब आई एम रियली हैप्पी कि मेरे को एक बच्चे ने, ऋत्विका ने ही शायद क्वेश्चन पूछा कि मैं PY यूज कर रही हूँ, तो आई एम रियली हैप्पी कि चलो बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना, जब पहले फेज का कंप्लीशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि यू विल फील मोटिवेटेड, जैसे जैसे आपको आएगा आपको खुद ब खुद लगेगा कि हमारे में इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है ना। और मैं इतना तो मान के चलती हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे बैठे हैं, बनना तो वो डॉक्टर चाहते हैं, तभी तो बैठे हैं, है ना, तभी तो इतनी भीड़ में से निकल के आए हो। मैम अगर क्लासेस नहीं लगाएंगे तो मैम नुकसान हमारा ही होगा, क्लासेस रेगुलरिटी
लगा तभी नीट का, बिल्कुल सही कह रही है तनीषा। अगर रेगुलरिटी में क्लास लगाओगे तभी आपके पास एग्जाम क्वालिफाई होगा। और ना, कभी भी, ये मेरी एक बात याद रखना, कभी भी एग्जाम का रिजल्ट एक दिन में नहीं बनता। नीट ले लो, जेई ले लो, या जिंदगी का कोई भी तनिष्का, ओके ओके ठीक है बेटे, तुम्हारे लिए तो तुम फ्लोरिन क्लोरिन ही हो, जो भी नाम हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो ना, सिंगल डे का हार्डवर्क भी पे ऑफ करके जाता है, तब रिजल्ट बनता है। एक दिन का रिजल्ट नहीं होता। ये ऐसे ही है, लोग कहते हैं कि मैं पेपर से पहले एक महीना पढ़ा था, मेरा नीट हो गया। वो पेपर से पहले एक महीना जो पढ़ा था उसमें वो चीजें रिवाइज करी थी, पहले किया हुआ था। पहली बार पढ़ के थोड़ा ना कोई करता है, ठीक है ना। बिल्कुल डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। बाकी तो मैं ये बात बोलती हूँ कि हर कोई टीचर, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, सारे टीचर फुल एफर्ट लगा रहे हैं, और आप लोगों के रिस्पांस की हम वेट कर रहे हैं। देखो, अगर तुम 4 चीजें 4 नंबर तक सीखोगे ना, तो हम तैयार बैठे हैं तुम्हें 5 6 7 बताने को। तुम 7 तक आओगे ना, हम तुम्हें 10 बताने को बैठे हैं। मैं अपनी केस में तो मैं गारंटी लेके लेके बोल सकती हूँ कि लेवल की तुम्हें कभी कभी कंप्लेंट आएगी नहीं। जितना मर्जी तुम हाईएस्ट लेवल टच करवा लो, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। पर वो लेवल तुमने अचीव करना है। मुझे लगेगा मेरे बच्चे अब सीबीएसई से ऊपर आ गए, मुझे लगेगा मेरे बच्चे अब स्टेट बोर्ड से ऊपर आ गए, मैं अपने आप आ दूंगी और लेवल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी वो क्वेश्चन तुम्हें दिखा दूंगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि हाँ ये क्वेश्चन भी हो सकता है और इसको ऐसे सॉल्व करना होता है। तो नई चीजों का या लेवल की चिंता नहीं करनी। ये बच्चों ने जिन्होंने हैंड रेस किए हैं, इफ दे वांट टू से एनीथिंग दे कैन अनम्यूट एंड से। चलो नीचे हो गए, हाँ साक्षी बोलो। शायद बाय मिस्टेक कर लिया उसने। चलो ज्ञान हो गया हमारा, हम आ जाए अपने सेल पे। अब मैं ये कह रही थी कि तुम्हें यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि मैम आपको कैसे पता कि जिंक को लेफ्ट हैंड साइड में लगाना है, एनोड बनाना है, और कैथोड को राइट हैंड साइड में लगाना है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए थी कि ये हमें याद रखना है या कैसे करना है। तो उसके लिए हमें जो सीखना है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसको बोलते हैं? अगर ये रिपीट भी है इन केस भी, तब भी ये आपका काफी गैप आ गया, तो इसको ढंग से कर लेना, ठीक है। लेक्चर में जरूर अपलोड कर दूंगी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कौन पता है? हु कैन टेल मी? कोई नहीं बताएगा? Ma'am, the potential difference develops between the electrode and electrolyte. हाँ, इलेक्ट्रोड और उसकी विसिनिटी में, विसिनिटी का मतलब होता है उसके आसपास, ठीक है, एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है। पोटेंशियल का मतलब होता है प्लस एंड माइनस, है ना, चार्ज डिफरेंसेस आते हैं। तो जब पोटेंशियल सेटअप हो जाता है उसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। पर मैं फिर भी इसको थोड़ा सा इलेबोरेटिव वे में बताऊंगी। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होता ना, तो आपके पास इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की टेंडेंसी भी नहीं होती। It is the arrangement of elements in the order of increasing their potential difference। वो प्रतिभा, आप जो बोल रहे हो ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। ये वो नहीं है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे अरेंज करते हैं, वो सीरीज बनती है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ना, ये डिसाइड करता है कि किसकी कितनी टेंडेंसी है। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बाकी जिस बच्चे ने अभी आंसर दिया वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर था। आंसर क्या है बच्चा जी, कि अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रोड है, मैंने तुम्हें कहा ना कि कभी भी जिंदगी में ना ऐसा टैग्ड करके मत चलो कि हाँ भाई ये स्पीशीज हमेशा, मैं ही कर देती हूँ लोअर हैंड, हाँ, ये स्पीशीज हमेशा रिड्यूस ही होगी, ये स्पीशीज हमेशा वही होगी, ऑक्सीडाइज ही होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जो तुम्हारी क्लास में से फर्स्ट आता है, हो सकता है दूसरे स्कूल में वो जाके कुछ भी ना आए,
या हो सकता है कि वो दूसरे स्कूल में सेकंड आए, ठीक है ना। तो ये रिलेटिव फिनोमिना होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे कोई भी चार्ज आ सकता है, कोई भी कैथोड लग सकता है, कोई भी एनोड रख सकता है, ये साथ वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लो मैंने जिंक इलेक्ट्रोड ले ली और मैंने इसे कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, आप चाहो तो इसको पॉजिटिव से भी कर सकते हो, या मैं चलो पॉजिटिव से कर देती हूँ, क्योंकि आप कहोगे कि मैडम हमेशा जिंक को नेगेटिव से कर रही है। तो मान लो मैंने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया, तो जब इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब सब बच्चों को पता है कि पॉजिटिव से कनेक्ट कर लिया तो ये एक तरह से कैथोड की तरह बिहेव करेगा, और जो जिंक 2+ होगा वो क्या करेगा बेटे, वो जिंक 2+ एक्वस सोल्यूशन में से 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए होंगे, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव अपोजिट पोल से, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो जिंक सॉलिड में कन्वर्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा। अब तुम इस बात को समझो कि अब आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे आ रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ से आ रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन, बगल से आ रहे थे, साथ वाले सेल से आ रहे थे, हाफ सेल से आ रहे थे। अगर ये कैथोड है, रिडक्शन हाफ सेल है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में तुम्हारा जिंक 2+ तो बहुत स्मार्ट निकला, इलेक्ट्रॉन का लालच करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, तुम्हारा सल्फेट 2 नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो अब ये सल्फेट 2 नेगेटिव था और जिंक ऊपर चला गया। अब इलेक्ट्रोड पे एक्चुअली में कौन सा चार्ज है, वो 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो खा लिए इसने, इसने खा के ये तो जिंक में बदल गया, ये तो यहाँ पे आ गया जिंक। अब इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रोड के पास पास पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने के लिए कौन आएगा, उसको विसिनिटी बोलते हैं, सल्फेट आएंगे। तो एक तरह से क्या होता है ना कि एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है, और जो पोटेंशियल सेटअप हो जाता है वही एक्चुअली में इस इलेक्ट्रोड को वर्क करवाता है, ठीक है। एक पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड and the oppositely charged ions in the vicinity of cell, oppositely charged ions in the vicinity of cell, vicinity of half cell लिख लो या इलेक्ट्रोड ही लिख लो, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हर एक इलेक्ट्रोड की अपनी टेंडेंसी होती है। जैसे मान लो तुम्हें कोई पेपर आता है, तुम्हारी उस पेपर की अपनी एक सॉल्व करने की अपनी इंटेलिजेंसी है कि तुम उसमें 70% ला रहे हो, 75 ला रहे हो, 80 ला रहे हो, 90 ला रहे हो, ठीक है। तो हर एक इलेक्ट्रोड की एक टेंडेंसी होती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है, और गेन या लूज क्यों करता है, क्योंकि उसमें क्या आ गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, चार्ज डिफरेंस आ गया। तो चार्ज का तो काम ही है मूव करना, कि भाई एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना, वैसे ये बात मैं ऑर्गेनिक में बोल रही हूँ, आज फिजिकल केमिस्ट्री में भी बोल रही हूँ, कि हमेशा ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इफ देयर आर द चांसेस ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑलवेज कंसिडर इट ऑन अ प्रायोरिटी। अगर किसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने जा रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो करने दो, इलेक्ट्रॉन की नेचर है, फितरत है घूमना। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रहेगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा और वो रिएक्टिव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, तो इसका विसिनिटी का मतलब होता है दायरा, दायरा, सही लिखा मैंने हिंदी में, Yes, ma'am. है ना। दायरा, दायरा का और क्या मतलब हुआ, कैसे बताएं इसको, तो मतलब उसके आसपास, है ना। मैम एरिया। एरिया, हाँ, आसपास, ये दो मतलब होते हैं विसिनिटी के, ठीक है जी। ये है विसिनिटी का मतलब, समझ गए बच्चा, किस बच्चे ने पूछा था, नेबरहुड, ठीक है, नेबरहुड भी कह सकते हो, तुम्हारे बगल के पड़ोसी, ठीक है, हाँ कह सकते हैं। नेबरहुड में थोड़ा सा पता क्या दिक्कत है बोलने में, नेबरहुड में ना वो उसी घर में नहीं रहता, वो थोड़ा साथ वाले में है, ये नेबरहुड नहीं है, ये ऐसा मान लो तुम, मैं इसकी कैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे मतलब उसके साथ कनेक्टेड ही हैं, उसी घर में है, ठीक है, या एक घर है, वो एक घर का जो कमरा है उसके आसपास वाली चीजें, ऐसे। नेबरहुड तो उतना सही नहीं है, अरे भाई कहाँ पहुंच गए तो, रेंज, मोहल्ला, तुम तो इंडिया बना दोगे पूरे सेल का, हाँ। चलो जो भी तुम्हें समझ आता है, पर ये इसका सबसे सही आंसर है, दायरे में उसके आसपास, ठीक है, आसपास भी सही है, विसिनिटी। चलो एनी हाउ, अब ये जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल सेटअप हो गया ना, जैसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मान लो, क्यों लिख दिया मैंने ऐसे, क्योंकि जिंक पहले एक्वस फॉर्म में था, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं स्टैंडर्ड, एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन तो सब बच्चे जानते हैं ना क्या होता है, यस मैम।
जो बच्चे Yes. जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे ने, कल मैंने किसी एक बच्चे को पूछा तो उसने कहा मैडम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सारी कहानियां सही हैं, पर जब कॉम्पिटिटिव लिखना है या प्रॉपर पेपर देना है ना सीबीएसई का भी या स्टेट बोर्ड का भी, तो बहुत प्रिसाइज चाहिए स्टेटमेंट। तो रिडक्शन को ढूंढने के लिए डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज चेक किया करो, ये पॉजिटिव, और इंक्रीज इन द नेगेटिव चेक किया करो, ये रिडक्शन होता है। और ऑक्सीडेशन को चेक करने के लिए इसका बिल्कुल रिवर्स मारा करो, दैट इज इंक्रीज इन द पॉजिटिव चेक किया करो और डिक्रीज इन द नेगेटिव चेक किया करो। ठीक है, तो अब ये जो है ये डिक्रीज इन द पॉजिटिव है ना, +2 से 0 में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब टेंडेंसी है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वैसे होती है -0.76 वोल्ट, हमें याद है, आपको पेपर में दी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो अब ये हर एक इलेक्ट्रोड की कुछ टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कितनी टेंडेंसी रखता है, उसी के बेस पे हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल को लिखते हैं। और अगर इसी का मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना था, मान लो मुझे ऐसा निकालना है, E0 ऑफ जिंक टू जिंक 2+, क्योंकि मैंने चैप्टर के स्टार्ट में, इस टॉपिक के स्टार्ट में ही कहा था कि ये कुछ टैग्ड नहीं है कि ये हमेशा रिड्यूस ही होगा, है ना। तुम फर्स्ट आए हो अपनी क्लास में, हो सकता है दूसरे स्कूल में ना हो, तो इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है ना, तो एक बहुत ब्यूटीफुल सा काम करना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे से रिवर्स होते हैं, बस माइनस से कनेक्टेड होते हैं। बहुत सीधी सी बात है, अगर उसकी खाने की टेंडेंसी इतनी है तो लूज करने की उससे अपोजिट ही होगी ना, एग्जैक्टली 180 डिग्री। मैम हमारा स्टेट बोर्ड है वो बहुत बड़े बड़े आंसर मांगते हैं तो क्या करें ऋत्विका, बड़े बड़े आंसर मांगते हैं तो तुम बड़े बड़े लिख देना, तुम्हें इतनी सारी नॉलेज दे देंगे, तुम जितनी मर्जी कहानियां लिख देना। ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं है। मैं जो आप बोल रहे हो ना कि स्टेट बोर्ड में बड़े आंसर मांगते हैं, और जब तुम नीट लिखोगे ना, तो उसमें तो तुम्हें 4 ऑप्शन में से कनेक्ट आंसर देना पड़ेगा। पता क्या होता है, जब कोई बिग क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा मतलब हटके भी आंसर दे दिया तो चलेगा, मतलब बहुत प्रिसाइजली, हमें इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत प्रिसाइजली आंसर नहीं पता तो उसके आसपास की बातें लिख के कुछ नंबर मिल जाएगा। पर जब आप सीबीएसई या स्टेट बोर्ड को छोड़ के, सीबीएसई में भी थोड़ा सा शॉर्टकट ही आता है, अगर आप स्टेट बोर्ड को छोड़ के नीट लिखते हो, तो उसमें तो वो कहता है कि भाई 2 तरह के ब्लू कलर हैं, जो ब्लू कलर मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। मतलब आपकी ऑप्शन ऐसे आएगी, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, तो उनमें से ब्लू छांटना है। तो इसलिए हम आपको ऐसे पढ़ाते हैं कि आप आंसर तक पहुंच जाओ, बाकी कहानियां तो आप इसकी एक्सप्लेन कर ही लोगे, टेंशन मत लो। ठीक है जी, तो हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो अगर मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी ज्यादा है उसकी लूज करने की कम होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी +0.764, ये इसका एडवांटेज है। बट हम कंपैरिजन के लिए क्या कर लेते हैं ना कि सबको एक ही फॉर्म में ले लेते हैं, तो ये तो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्वेश्चन ये है कि मैडम ये भी समझ आ गया इलेक्ट्रो पोटेंशियल, पर अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि लेफ्ट में किसको रखेंगे, राइट में किसको रखेंगे। उसके लिए वर्किंग मेथड पढ़ाऊंगी। अभी एक चीज और देख लो, नेक्स्ट है ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल की फुल फॉर्म क्या होती है? ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो, एम स्टैंड्स फॉर मोटिव, एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या होती है ना, दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सेल। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है जो सेल को चलाती है, दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सेल। ये सेल को बेसिकली काम करवाती है, इलेक्ट्रोमोटर नहीं, मोटिव। ठीक है, चलो वो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बेसिकली क्या होता है ना कि डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दो इलेक्ट्रोड का, डिफरेंस इन द electrode potential of the two electrodes, difference in the electrode potential of the two electrodes। दो इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, दैट इज मेकिंग द सेल टू वर्क। ठीक है, विच मेक्स द वर्किंग ऑफ सेल, विच लेट द सेल टू वर्क। ठीक है, जो बेसिकली सेल को काम करवाता है। अगर आप देखो कि जो दो मेटल हैं जिसका तुमने सेल बनाया है, ऑटो टाइपिंग है मैम, नॉट मोटिव। ठीक है बेटे,
ठीक है, अगर आप ये नोट करो कि जो आपने सेल बनाया है उसमें से सेम ही मेटल दोनों साइड लगा दो तो सेल कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों नहीं काम करेगा सेल? बिकॉज उस केस में तो आपके पास पोटेंशियल है ही नहीं। एक स्पीशीज की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, दूसरी स्पीशीज की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी, तभी आपका सेल काम करेगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज बेसिकली द फोर्स that is making the cell to work. ओके, अगर आपके पास दो का डिफरेंस इन पोटेंशियल ही नहीं होगा तो इसका मतलब है कि सेल काम नहीं करेगा। अगर एक स्पीशीज की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है और दूसरी स्पीशीज की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो उसी के कारण आपका सेल काम करता है। मान लो आपके पास जो लूज करने वाली है वो ज्यादा लूज करने की टेंडेंसी ना रखे, दूसरी भी लूज करने वाली हो, तो फिर ये अच्छा सेल नहीं है। ठीक है ना, सीधी सी बात है, दो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर तब जाएंगे जब एक लूज करेगा और एक गेन करेगा। ठीक है, तो ये है एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स ऑफ सेल। अगर दो की टेंडेंसी अलग अलग ना हो तो सेल कभी काम नहीं करता, जितनी टेंडेंसी अलग होगी उतना अच्छा सेल होगा। अब हमें ईएमएफ का फॉर्मूला आता है पेपर में। थैंक यू मैम, आई एम डन। अच्छा अच्छा ठीक है, जो आपके पास ईएमएफ ऑफ द सेल है ना उसे ई नॉट ऑफ सेल लिखा होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है कि ई नॉट ऑफ कैथोड, या पहले लिखो इसका दोनों फॉर्मूले बता देती हूँ आपको। ई नॉट ऑफ रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। और अगर मैं इसको इसमें लिखूं तो कॉपर वाले की रिडक्शन हो रही है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ये एक्वस हो गया और ये सॉलिड हो गया, प्लस और जो आपके पास जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ये वो हो गया। पर अगर मैं ऐसे लिखती हूँ ना तो फॉर्मूला तो सही है पर मेरे पास आंसर नहीं आएगा। आप सीधा सीधा लाइफ में सोचो ना कि एक रिडक्शन है और एक ऑक्सीडेशन है, मतलब रिडक्शन को अगर तुम एक्स लिखते हो ये वाई लिखते हो तो एक्स प्लस वाई की इक्वेशन कभी सॉल्व हो सकती है? नहीं। No, ma'am. तो 10th क्लास में पढ़ते ही हो ना कि एक्स प्लस वाई की इक्वेशन को सॉल्व करना है तो या तो वाई को एक्स की फॉर्म में पुट करो या एक्स को वाई की फॉर्म में पुट करो, तभी आंसर आएगा कि नहीं? ठीक है, Yes, ma'am. तो इसलिए हमें क्या करना होता है ना, जो हमारे पास अभी किसी बच्चे ने डेफिनेशन बताई भी थी कि हमेशा हमें एक स्टैंडर्ड फिक्स करना होता है। हम क्या करते हैं कि हमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है जो दी होती है ना, दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज इन द फॉर्म ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम क्या करते हैं, हम सारी स्पीशीज का कंपैरिजन रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में करते हैं। और ये हमने सीख लिया है कि अगर हमें ऑक्सीडेशन का रिडक्शन बनाना है तो हम बस इसको उल्टा करते हैं। ठीक है, टू जिंक इन द सॉलिड स्टेट। तो ये दोनों क्या हो गए, किस फॉर्म में हो गए अब? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि ई नॉट ऑफ कैथोड वाले का ले लो माइनस ई नॉट ऑफ एनोड वाले का ले लो। पर कैथोड एनोड पे जो भी तुमने डाटा लिया उनका कौन सा वैल्यू लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल लेना। तो इसके दोनों फॉर्मूले सही हैं। अगर एग्जामिनर ये वाला फॉर्मूला पूछता तो वो भी सही है और ये भी सही है, पर इक्वेशन सॉल्व आपकी इससे होगी। आप एप्पल में एप्पल ऐड कर सकते हो, एप्पल में बनाना ऐड नहीं कर सकते। काउंटिंग के लिए ऐड कर लो बट कंपैरिजन हमेशा लाइक स्पीशीज का होगा। अब कहानी कहाँ पे आके अटकी? ठीक है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल कर लिया। अब डिसाइड करने के लिए या ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास है वर्किंग मेथड। वी आर हैविंग द वर्किंग मेथड। ये वर्किंग मेथड शायद, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, तो आपको बुक्स में मिलेगा और यहीं से तुम क्वेश्चन गलत करते हो पेपर में अगर करो तो। यहाँ आपसे मेरे से पढ़ के गए तो कभी भी गलत नहीं करोगे। ये वर्किंग मेथड आपको सेल बनाना सिखाएगा। ये वर्किंग मेथड आपको ये बताएगा कि कौन सा किस साइड पे हो। अब होता क्या है ना, बेसिकली सबसे पहले होता है आपके पास
कि कन्वर्ट ऑल द डाटा इनटू द रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, दोनों को डिसाइड करना है कि कौन कैथोड जाएगा कौन एनोड। तो सबसे पहले क्या करोगे कि कन्वर्ट ऑल द डाटा इन द रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म। सारे डाटा को रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये पहला पॉइंट है। सेकेंड थिंग इज, रिडक्शन पोटेंशियल में तो कन्वर्ट कर दिया, अब कंपैरिजन कैसे करें। द मेटल with the higher reduction potential, the metal with the higher reduction potential, जिस मेटल का हायर रिडक्शन पोटेंशियल होगा ना, that will go to cathode। वो कहाँ पे जाएगी, कैथोड पे जाएगी, और उसका क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा, क्योंकि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होता है। अब इससे ऑपोजिट कंपेयर हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही करना है। वेयर एज द मेटल विद द लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, जो मेटल जिसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, वो मेटल कहाँ पे जाएगी, एनोड पे जाएगी। और अगर ये एनोड पे जाएगी तो उसका वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब थर्ड थर्ड तो हो गया भाई। अब आ जाओ फोर्थ पे। फोर्थ पे क्या है कि जो आपका ई नॉट ऑफ सेल है, वो आपने कैलकुलेट कर लेना है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो जब कैथोड माइनस एनोड लगा के आप ये कैलकुलेट कर लेते हो, तो ये दोनों डाटा किस फॉर्म में होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर बता भी दिया। फिफ्थ आंसर, माइनस करने के बाद अगर आपका ई नॉट ऑफ सेल का आंसर प्लस आता है, तो भैया तुमने कनेक्शन सही लगाए हैं। जिसको कैथोड बनाना था तुमने उसको कैथोड ही बनाया, और जिसको एनोड बनाना था तुमने उसको एनोड ही बनाया। तब तो आपका जो रिएक्शन है वो फिजिबल है। रिएक्शन फिजिबल का मतलब होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने का मतलब है कि सेल काम करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन उधर को जाएंगे। अगर आपका ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है कि जो तुमने लगाया वो उल्टा लगाया है, कैथोड एनोड लगाया है और एनोड को कैथोड ले लगाया है, तो रिएक्शन आता है नॉट फिजिबल। कॉपी पर तो ये कुछ भी नहीं करेगा, कॉपी पे तो तुम नेगेटिव भी निकाल दो तो कॉपी थोड़ा ना करंट मारती है, पर एक्चुअली में वो सेल में करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, एक्चुअली में वो सेल काम करेगा ही नहीं, यानी कि वो सेल तुम सही बना ही नहीं पाए। तो ये इसका वर्किंग मेथड है। अब इस चीज को जो तुम्हें आता है उस पर अप्लाई करके देख लेते हैं। मान लो मेरे पास डाटा कुछ ऐसा मिक्स सा दे दिया, जिंक टू जिंक 2+ दे दिया मुझे प्लस 0.76 वोल्ट, और ये दे दिया मेरे पास कॉपर 2+2 कॉपर 0.34 वोल्ट। तो ऐसा डाटा मान लो तुम्हें दे दिया। तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना था। ये 0 to 2+ था, तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो हम इसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, जिंक 2+ टू जिंक में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा -0.76 वोल्ट। अब ये कॉपर 2+2 कॉपर में कन्वर्ट हुआ, तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा +0.34 वोल्ट। अब क्वेश्चन में क्या कहानी है, क्वेश्चन में ये कहानी है कि तुमने पहला स्टेप तो कर लिया, रिडक्शन पोटेंशियल में दोनों को कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या था बेटे, किसको कैथोड बनाएंगे, जिसकी हायर वैल्यू है। तो ये हायर वैल्यू है, 0.34 बड़ा होता है ना -0.76 से, Yes, ये ma'am. हायर वैल्यू है, तो हायर वैल्यू होने के कारण इसको आप कहाँ पे सेट करोगे, कैथोड पे सेट करोगे, और ये कहाँ पे सेट होगा, रिडक्शन होगा इसका। और ये वाली जो है आपकी जिंक वाली, ये बेटा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है, और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल के कारण ये यहाँ पे सेट होगा, एनोड पे सेट होगा, और एनोड पे सेट होगा तो उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। Oxidation. ठीक है ना, बाकी हाफ सेल देकर रिएक्शन तो मैं इसके लिखवा ही चुकी हूँ। उसके बाद तुम ई नॉट ऑफ सेल निकालोगे। तो ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालते हो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो ई नॉट ऑफ कैथोड की कितनी वैल्यू दी हुई थी, 0.34 वोल्ट, 4. और एनोड की दी हुई थी -0.76। अब श्योर की दोनों डाटा रिडक्शन पोटेंशियल में है, हाँ जी रिडक्शन पोटेंशियल में, गड़बड़ हमने बिल्कुल नहीं किया। तो 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, वोल्ट 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव में आया मतलब सेल रिएक्शन क्या है, फिजिबल। मान लो कहीं तुम्हें एग्जामिनर बोल दे, एग्जामिनर भगवान है भाई, जो कहता है माननी है उसकी बात,
-0.42 इधर रख नहीं ऋत्विका, यही बात करते हैं बच्चे, कभी प्लस कर देते हैं कभी माइनस। हमेशा याद रखो कि रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा दोनों होने चाहिए, और बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। मैं ये कहने वाली थी आपको कि कई बार बच्चे क्या करते हैं उल्टा लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर तो ऐसा लगा दिया तुमने क्या थोड़ इसको है नोड इसको, तो इसका मतलब है सेल रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये सेल रिएक्शन नहीं होगा। क्या कहते हो, क्लियर है कहानी? अरे समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। सभी को आ गया या एक दो को आया? कुछ यस मैम। बच्चे हैं हमारे जो सोए हुए हैं क्लास में, जो आंसर वांसर नहीं करते हैं। हाँ जी, चलो आंसर क्या आया है, मैम आ गया, ठीक है वंशिका। चलो थोड़ा इसका प्रैक्टिस मारते हैं, ठीक है दीक्षा। मैम प्रीवियस स्लाइड। डन मैम। ठीक है बेटे। मैंने डाटा आपको दे दिया, आपको लिखनी है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, सेल इक्वेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, जो इन दोनों को मिला के सेल बनाओगे, और लास्ट में आपको कैलकुलेट करना है ई नॉट ऑफ सेल। करो कहानी, चलो। गिविंग यू 2 मिनट्स, करो। जल्दी करो भाई। एक आंसर आया है हमारे पास चैट बॉक्स में, लेट्स चेक इट आउट, सही है या नहीं। तो चैट बॉक्स में इतना सारा कैसे भेजोगे? उज्जवल का, उज्जवल लेट द अदर्स डू।
इतना टाइम तो नहीं लगता है। चल एक बार दोबारा चेक करो। सबसे पहले क्या किया, कौन बताएगा? जिसने पहला आंसर दिया ना उससे पूछते हैं। उज्जवल तुम बताओ सबसे पहला स्टेप क्या किया? मैम पहले इसको रिडक्शन में कन्वर्ट किया। दोनों को या एक को? हम दोनों को। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन था, इसका Yes. साइन चेंज करके आपने कन्वर्ट कर लिया इसको, और ये था आपका, इसको भी साइन चेंज करके कन्वर्ट कर लिया। अगला स्टेप बता बेटे। मैम कैथोड और एनोड को डिफरेंशिएट किया। कौन कैथोड कौन एनोड? मैम कैथोड Ag और एनोड कॉपर। दिस इज कैथोड सिल्वर एंड दिस इज एनोड। एनोड। ओके, उसके बाद क्या किया? मैम ई नोट फाइंड किया। नहीं, पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखा हो ना। अरे मैम तुम्हारी लिख भेजी। ऑक्सीडेशन किसकी होगी? कॉपर की। कॉपर सॉलिड फॉर्म में किस में कन्वर्ट होगा? कॉपर 2+ इन द एक्वस फॉर्म +2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो आपका दूसरा क्या है, सिल्वर? सिल्वर रिडक्शन। सिल्वर प्लस हाफ सेल होगा ये। सिल्वर प्लस एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। पर इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम था कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। कॉपर इन द सॉलिड स्टेट 2 सिल्वर plus in the aqueous form, that is giving us copper 2+ in the aqueous form +2 सिल्वर। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है। कभी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आते, सिर्फ इक्वेशन आएगी। कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ? कॉपर 2+ में एक्वस फॉर्म और सॉल्ट ब्रिज। और कौन किस में कन्वर्ट हुआ था? Ag+ एक्वस फॉर्म में किस में कन्वर्ट हुआ? Ag में सॉलिड फॉर्म में। बाकी तुम कैथोड एनोड लिख सकते हो। अब ई नॉट ऑफ सेल के लिए कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड किसको माना है? सिल्वर को। Ag+ Ag माइनस एनोड किसको माना है? कॉपर को। कॉपर 2+2 कॉपर। जब आप सॉल्व करोगे तो 0.80 माइनस 0.34 आएगा। तो द आंसर इज 0.46 वोल्ट। फिर एक बच्चे ने 47 वोल्ट भी भेजा हुआ है। ठीक है, तो E is not is equal to 0.46 वोल्ट इज करेक्ट। किस बच्चे का ये सब कुछ करेक्ट है? सेल रिप्रेजेंटेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, दिस एंड दैट। Who has done all correct? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, वैसे नहीं बताएंगे। उज्जवल का, प्रतिभा, एक और का है, ऋत्विका का। चलो जी, गुड गोइंग। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास विल डू द सम ऑफ द मोर केसेस फ्रॉम दिस चैप्टर। इसी को थोड़ा और इसके हाफ सही था तनीषा, बाकी भी इम्प्रूव करो बेटे। जो और केसेस इसके बनते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसको करेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर इसके और लगेंगे, फिर चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है जी, मैम प्रीवियस स्लाइड। लीजिए जी, प्रीवियस स्लाइड ले लीजिए। मैम इससे पिछली वाली। इससे पीछे ले लीजिए। और बताइए, और क्या बता दिए आप? समझ में आ गया? यस मैम। तो फिर Yes, ma'am. हाँ जी, हैप्पी और नॉट हैप्पी? चले फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक इसको रिवाइज कर लेना बेटे।